Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start BSc first year lecture of physics. अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और हमारे पास कितने बुक्स होती है, इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती है, इन सभी के बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, अगर आप लोग बीएससी करने की सोच रहे हैं तो बीएससी करने की सोच क्यों रहे हैं आप लोग, कर लीजिए ना इसको। भाई बेनिफिट क्या है बीएससी करने से? बीएससी करने से इतने बेनिफिट्स आप लोगों को कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर स्टैंड कर सकते हैं आफ्टर बीएससी। बीएससी के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सबसे पहले सीडीएस, और आपकी टीचिंग लाइन में तो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। अगर आपने बीएससी करके तो बीएससी करने के साथ साथ आप जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग 12th अगर आप एनडीए के लिए जाना चाह रहे हैं तो एनडीए के लिए कीजिए, लेकिन एनडीए के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके ईयर्स में गैप ईयर ना आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी में एडमिशन लीजिए। बीएससी का जो सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर वो टोटल कवर होगा आपका किसका, 11th क्लास का। तो 11th क्लास के साथ साथ अगर आप लोगों को एनडीएस की तैयारी करने के लिए मौका आपको एक तो ऑन दिस ईयर मिल जाता है एकेडमिक के अंदर, और एक मिल जाता है आफ्टर 1 ईयर। तो और अगर आप जेईई मेंस के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग तीनों बुक्स को कवर करते हैं और ये टॉपिक्स हमारे पास जेईई मेंस के लिए भी बहुत बढ़िया है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द बीएससी हम लोग सीडीएस और टीचिंग लाइन के लिए बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, और ये दोनों की दोनों प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो डिफेंस फोर्सेस में आपको लेके चलेगी और ये वाला आपको लेके चलेगा आपके बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी के बेस में, क्योंकि टीचर से ज्यादा रिस्पेक्टफुल कोई भी एक, मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बोलूं तो टीचिंग के अलावा कोई भी बेस्ट प्रोफेशन मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं फिजिक्स के अंदर, तो सिलेबस गाइस हमारे पास बात करते हैं सिलेबस की बात करता हूं तो सबसे पहले जो इसके अंदर 3 बुक्स आते हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में तो इसके अंदर 3 बुक्स आएंगी हमारे पास, और 3 बुक्स में हमारे पास पहली बुक का नाम होगा मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, सेकंड बुक है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, और थर्ड बुक हमारे पास सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट बुक के लिए तो फर्स्ट बुक है हमारे पास मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। मैकेनिक्स और वेव मोशन जो बुक है इसके अंदर जब हम लोग टॉपिक्स को क्लियर करेंगे तो पहला टॉपिक आपके पास बहुत ही ज्यादा जाना माना जो टॉपिक है हमारे पास न्यूटन के कौन से टॉपिक है, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग किसके अंदर क्लियर करेंगे, फर्स्ट सिलेबस के अंदर क्लियर करेंगे, यानी कि फर्स्ट बुक के अंदर क्लियर करेंगे मैकेनिक्स एंड वेव मोशंस के अंदर। सो गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों को तो आप लोग इंग्लिश की तरफ ज्यादा जाइए, क्योंकि इंग्लिश का ही ऑन द टाइम कि अगर आप ग्रेजुएट होना चाह रहे हैं और यहाँ से किसी भी टेक्निकल फॉर्म में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो मिल जाते हैं इंग्लिश में, तो लेकिन सीडीएस वगैरह में ऐसा नहीं मिलता। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप लोग अच्छे नंबर्स भी यहाँ पर गेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स की, ये सेकंड बुक है हमारे पास, और थर्ड बुक की बात करता हूं तो ये सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है हमारे पास, जो कि सभी 50-50 नंबर के आपके पास टॉपिक्स होते हैं। 50 नंबर की ये बुक है, 50 नंबर की ये, 50 नंबर की ये, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आता है। ओवरऑल 200 का आपका क्या होता है यहाँ पर मार्क्स होता है सीसेस यूनिवर्सिटी के अंदर। अदर यूनिवर्सिटीज में अदर मार्किंग स्कीम हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, पब्लिकेशंस अलग हो सकते हैं, राइटर्स अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को। और आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास को भी अभी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो ये क्लास 11th का टॉपिक होगा, लेकिन टॉपिक ही 11th क्लास का है, लेकिन इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे वो आपको बहुत ही वाइडली देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा कि हाँ 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था, अगर पढ़ा है डीपली पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो आप डेली लाइफ से यूज करते हैं, और आपको पता होगा कि हाँ ये चीज हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बीएससी कर लें, कि बीए कर लें, कि बीटेक कर लें, व्हाटएवर, चॉइस इज योर्स, बट बीएससी इज गुड फॉर यू ऑलवेज। कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या अपने करियर को एक टेक्निकल बेस पर आगे जाके बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी डिग्री है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करता हूं मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, तो मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की बात करने के लिए मेरे को एक दूसरी वीडियो बनानी होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं टॉपिक्स मैकेनिक्स और वेव मोशन के अंदर में, तो ये 11th क्लास के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमारे पास ये सभी इसके अंदर आते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूं कि आपके सभी बुक्स में यूनिट्स कितनी होती हैं। ईच बुक्स देयर आर
4 यूनिट्स। सभी बुक्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, 4 यूनिट्स होती हैं। 4 यूनिट हमारे पास मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में होगा, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमारे पास 4 यूनिट्स होती हैं, और सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमारे पास कितने बुक्स होती हैं, कितनी यूनिट्स होती हैं, 4 यूनिट्स होती हैं। तो 4 यूनिट्स के अंदर में अगर मैं बात करता हूं तो सारे यूनिट्स में सबसे इजी जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को कवर हो जाएगा वो फर्स्ट है हमारे पास की मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इसकी जो यूनिट ऑफ बुक है आप लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ के आ रखे हैं और आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। मैं ईच एंड एवरी डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल्स आप लोगों को कवर कराऊंगी कि कैसे आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो अगर आप सीसीएस की बात करते हैं यहाँ पे कृष्णा पब्लिकेशन चलता है, अगर आप ड्यू की बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही चीज है हमारे पास में। अदरवाइज किसी अदर राइटर की बुक्स चल सकती हैं या कोई टीचर आपने नोट्स प्रोवाइड करता है वो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोट्स की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप लोग बीएससी में है, तो आप लोगों को नोट्स नहीं ना लेकर बनाने चाहिए हमेशा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स की फर्स्ट वाले यूनिट से। हम लोग फर्स्ट यूनिट में हमारे पास सबसे पहले आएगी बुक्स मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, और इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर की बात करें यूनिट 1। अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें जो टॉपिक्स क्लियर करने होंगे वो टॉपिक्स है हमारे पास लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड रोटेटिंग फ्रेम, फोर्थ हमारे पास सेंट्रीपिटल एंड द कोलिडस एक्सेलरेशन, फिफ्थ हमारे पास कोलिडस फोर्स, और सिक्स्थ हमारे पास कोलिडस फोर्स ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, और लास्ट वन है केपलर्स लॉ। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, वो मैकेनिक्स है क्या चीज। हम लोग मैकेनिक्स को किस टाइप में पढ़ते हैं, कितनी बुक्स होती है मैकेनिक्स की, तो इसके बारे में बात करें तो मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मैकेनिक्स जो होती है हमारे पास दो तरीके की होती है। एक तो हो गया हमारे पास कौन सी क्वांटम मैकेनिक्स आती है, और दूसरी आती है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्वांटम और क्लासिकल में? क्वांटम और क्लासिकल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि डिफरेंस का मतलब यही है कि क्वांटम के अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जबकि क्लासिकल के अंदर हम लोग मैक्रो के बारे में बात करेंगे। मैक्रो मतलब बड़ा, जैसे कि माइक्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सभी चीजों की जो बात की जाती है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर की जाती है। और जैसे कि मून हो गया, अर्थ है, चेयर है, बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास जो विजुअल है, उन सभी चीजों की बात करते हैं हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। क्लासिकल मैकेनिक्स को इसीलिए बोला जाता है पुरानी फिजिक्स के बारे में, जहां पे बहुत ही पुरानी चीजों के बारे में बात करें, पुराने जमाने से चलती हुई आ रही है हमारे पास, तो उन सभी चीजों को जो स्टडी करते थे हम लोग पुराने टाइम पे, वो क्लासिकल के अंदर करते थे। लेकिन जब माइक्रो के अंदर हम लोग बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं हमारे पास। तो ये तो मैकेनिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर मैं मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद चलूं तो टॉपिक हमारे पास सबसे पहले कवर होता है लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस ये तो आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ मोशन क्या है। किसने दिया है लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने। लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया। कि न्यूटन के बारे में एक और चीज आप लोग जानते हो अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो न्यूटन को ही हम लोग क्या कहते थे? द फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं हम लोग? न्यूटन को। न्यूटन जान जाते थे भाई न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब बताओ आप लोग, सेब आपको मिलता है आप खा जाते हो, लेकिन सेब कोई पेड़ से गिर रहा है उसके बारे में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर रिसर्च करते हैं तो यानी कि एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन था न्यूटन हमारे पास, जिसको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन गाइस कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती, ये भी चीज इन लोगों ने बताई थी, तो ये इन पे भी होल्ड नहीं करती है। तो क्या होता है कि न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट आए हमारे पास जिनका नाम था आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन को क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन को कहा जाता है गाइस मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स। यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो न्यूटन है, कि न्यूटन ने भाई बहुत चीजें इंक्लूड की थी, तो इनको फादर की एक हम लोगों ने फादर के नाम से जाना कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो न्यूटन है। लेकिन जब सर आइजैक आए हमारे, सर न्यूटन आए हमारे, ये आए आइंस्टाइन जब हमारे पास आए, तो आइंस्टाइन को कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स। क्यों कहा जाता है? उस चीज का रिस्पॉन्स आपको इसी फर्स्ट टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। कैसे? अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ही चीजें थी कि मोशन में क्या था कि when object at rest it will remains on rest, when the object at motion it will remains on motion until the external force will not apply in the object। यानी कि आप लिखो मत इस चीज को, पहले समझो, मैं अभी समझा रहा हूँ, रिटन स्टेटमेंट में इसके बाद दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक की डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल्स। अभी मैं सर
न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इन दोनों को के बीच में क्या डिफरेंस है, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स बोला गया, इसको मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स बोला गया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो चीज बताना चाह रहा हूँ। तो लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें यही बोला गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट की पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। क्लास 11th में एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर किसी भी पेन को रख दो तो ये लाखों साल तक ऐसे रहेगा अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। किसी भी कहीं भी वैक्यूम सेक्शन में अगर रख देते हैं इसको, लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी सी हवा चला दे ऐसे करके तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, यानी कि यह मोशन में हो गया। तो ये तो बोला था हमें न्यूटन ने, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोल दिया? आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आइंस्टाइन ने बोला कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो रेस्ट पर भी है और मोशन पर भी है तो भी हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अगर रेस्ट पर हो तो वो रेस्ट पर ही तो रहेगी और कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो बोला नहीं, तो बोला कैसे? तो आइंस्टाइन ने अपना एग्जांपल यहाँ पे शुरू किया। आइंस्टाइन बोलते हैं कि इफ टू पर्सन्स आर देयर ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो पर्सन है यहाँ पर हमारे पास में, और सपोज करते हैं वो किसी भी व्हीकल्स में बैठे हुए, किसी भी चीज में बैठे हुए, जैसे कि मैंने कहा ट्रेन में बैठे हुए हैं। अगर वो किसी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, किसी भी ट्रेन में, या कोई भी एक ट्रेन हो सकती है जो भी आपके शहर या गांव को जोड़ती है, तो अगर ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठते समय क्या होगा कि अगर ट्रेन में ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, दोनों आमने सामने हैं और बातचीत कर रहे हैं और यहाँ से क्या है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। लेकिन थर्ड पर्सन है सी, एक थर्ड पर्सन है सी। अब ए और बी के लिए वो क्या है, रेस्ट है, लेकिन सी के लिए क्या है, ट्रेन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये मोशन में है। सपोज करो ए और बी आपस में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों क्या है आपस में, रेस्ट पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, तो दोनों बातचीत कर रहे हैं और क्या हालचाल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सी एक अनदर पर्सन है, बोल रहा है अच्छा फिजिक्स की क्लास चल रही है यार, मुझे भी लेनी चाहिए। दैट मींस यानी कि ट्रेन चल रही है, यानी कि ट्रेन चल रही हुई इसको दिखाई देती है मोशन में, जबकि ये दोनों क्या है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर हम लोग वही बात करेंगे कि रेस्ट और मोशन में किस तरीके से रिलेट किया था आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर इससे पहले ये फैक्ट आपको नहीं पता था तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ लॉ ऑफ मोशन आई विल टीच यू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फिजिक्स के अंदर आपका पहला टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शॉर्टकट में FOR भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, FOR, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गाइस मैं अपने डेफिनेशंस में यही यूज करूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो इसी तरीके से आप लोग समझ जाना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या चीज। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप लोग समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। पहले मैं इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को मैंने बताया, तो इसमें हम लोग लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या चीज है, इसके बारे में डीपली नॉलेज लीजिए। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो के अंदर में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको डेफिनेशंस लर्न करा दूंगा। जो भी चीज मैं बोलूंगा वो मैं लिखूंगा जरूर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी तक का रिवीजन जो मैं कराता हूं वो ये था कि मैकेनिक्स को हम लोग दो फॉर्म में पढ़ते हैं, क्वांटम और एक क्लासिकल। क्लासिकल जो था वो ओल्ड टाइम में जो फिजिक्स थी हमारे पास, उन सभी चीजों को जो हम लोग कंबाइन करते थे वो सभी चीजें किसके अंदर थी, क्लासिकल के अंदर। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद डेवलप हुआ और उसमें हम लोग क्वांटम भी ले गए। क्वांटम में हम लोग पढ़ेंगे छोटी चीजों को, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। लेकिन मैक्रो के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, एक्सटर्नल जो भी चीजें हमारे बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है, उन सभी चीजों की बात हम क्लासिकल मैकेनिक्स में करेंगे। अब मैकेनिक्स के अंदर भी पहला टॉपिक जो आया यूनिट फर्स्ट का वो आया लॉ ऑफ मोशन। ये तो बड़ा इजी हमें देखने को मिला। लॉ ऑफ मोशन हमें न्यूटन का था, न्यूटन ने इसको फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। लेकिन इसी से मुझे याद आया कि फादर ऑफ फिजिक्स की जगह एक मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स भी है जिनको हम लोग आइंस्टाइन कहते हैं। अब ये कहते क्यों है, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया। मैंने कहा भाई इसने बोला था कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लेकिन इसने बोला कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो मोशन में भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, ए और बी एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और सी पर्सन ने देखा कि ट्रेन तो चल रही है तो इसके लिए हो गया मोशन और इन दोनों के लिए हो गया रेस्ट। तो इस टाइप की कंडीशंस को हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो आप देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको रेज कर देता हूं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको। इसको हम लोग FOR से भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे पास में, तो क्या देखो, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
FOR यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी कंडीशन में बात समझना मेरी कि पोजीशन के साथ साथ मैं यहां पर लिख सकता हूं लोकेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन और लोकेशन को डिफाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी कि x y z के थ्रू, तो उसको हम लोग फिजिक्स के अंदर बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक साइड से अगर नॉर्मल भाषा में बात किया जाए, ये एक साइड से होता है एड्रेस बताना। सपोज करो डेली लाइफ के लिए, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं और यहां पर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर मैं दोनों के अकॉर्डिंग बात करूं तो डिफरेंस क्या है। अगर मैं अपने दोस्त को या अपने किसी भी कलीग को अगर अपने घर बुलाना चाहता हूं तो किस तरीके से बुलाऊंगा, तो मैं उसको ये बोलूंगा भाई मेरा घर परिचौक में है, तो आप सबसे पहले तो ग्रेटर नोएडा आना, ग्रेटर नोएडा में नियर अबाउट कहां पर आना, परिचौक। परिचौक जैसे आप आओगे तो परिचौक से राइट लेना है, यहां से कैप कर लेना, और परिचौक से राइट जैसे आओगे तो यहां पर एक टेंपल आएगा, टेंपल से देखोगे तो ये सेक्टर P3 आएगा, और सेक्टर P3 में ब्लॉक C हो जाएगा और हाउस नंबर 222 हो जाएगा। ये मेरा एड्रेस हो गया। तो मैंने उसको जैसे डिफाइन किया कि भाई P3 में मंदिर के पास में मेरा क्या है, घर है, मंदिर के पास में मेरा घर है। सपोज करो आप लोगों का घर किसी का है पीपल के पेड़ के नीचे है, किसी का घर है नाई की दुकान के बगल में मेरा घर है, तो किसी का घर है कि भाई आ जाना और जो गांव के प्रधान है ना, प्रधान जी के बगल में मेरा घर है। कहने का मतलब क्या है कि नियर अबाउट जो भी प्लेस है, जिस प्लेस के नियर अबाउट आपका घर, उसका आप वहां पे कोऑर्डिनेट करते हो। तो ये तो हो गया रियल लाइफ यानी कि डेली लाइफ से हम लोग जो भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलूं और मुझे डिफाइन करना है कि एक पॉइंट है M, ये M पॉइंट है, इस M पॉइंट को डिफाइन करना है कि ये कहां पर है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये मंदिर के नजदीक है? नहीं नहीं नहीं, ये मंदिर के नजदीक नहीं। आप अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग चलोगे, और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर मैं ले लूं तो ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है हमारे पास में। अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स में देखूं और मैं इसको पोजीशन को, इसकी पोजीशन को अगर लोकेट करता हूं तो मैं बोलूंगा m पॉइंट जो है वो फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का और तीसरा z का होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो m है वो क्या है, वो 1 2 और 3 पोजीशन है इसकी, यानी कि ये x से 1 मीटर की दूरी पर है, y से 2 और z से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां पर क्या लोकेट हो रहा है, m पॉइंट लोकेट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इसके अंदर क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस चीज को जरूर याद रखना आप लोग कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग को फिजिक्स के अंदर डिफाइन करना है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब। एक साइड से आप इसको ये बोल सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक साइड से हमारे होम एड्रेस का काम करता है, जो हमें हमारे पास पहुंचाने का काम करता है कि भाई क्या एड्रेस है, किस चीज से जनरेट करते हैं हम लोग इसको, या इसकी डिस्टेंस क्या है इधर से उधर से, किसके नियर अबाउट है हमारे पास। तो फिजिक्स के अंदर उसको हम लोग x y z बाय द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स डिनोट करते हैं। तो रियल लाइफ में आप लोग डिनोट करते हो मंदिर के नजदीक है मेरा घर, मेरा घर 3 मंजिल वाली बिल्डिंग में, लेकिन उसके बगल में जो झोपड़ा है वो मेरा है। तो इस टाइप की कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। सो गाइस, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोटिवेट अस। मोटिवेट कैसे करेंगे, आप सभी लोग मोटिवेट करेंगे हम लोगों को जब आप लोग हमारे चैनल को फैलाएंगे। और अभी हम रिसेंटली YouTube पे आ रखे हैं, तो आप लोग फैलाइए। आपको स्मार्ट बोर्ड की क्वालिटी तो नहीं, लेकिन इस व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो पोर्शन और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसमें हमारे पास आएगा न्यूटन्स लॉ, यानी कि लॉ ऑफ मोशंस। फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि वो 50 और 60 मिनट्स की एक वीडियो हो जिसके अंदर आपके मोस्टली टॉपिक्स कवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि दो टाइप के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से वो टाइप्स है, पहला पॉइंट देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वाज देयर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को भी मैं बता देता हूं आपको कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारे पास। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके अंदर उसको कहा गया है जो होल्ड करता है, which holds the goods
यानी कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है, होल्ड्स गुड्स ऑफ न्यूटन। या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग कि इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस तरीके से आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं मैं इस चीज की, तो एक बार ध्यान देना आप लोग। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर पहला पॉइंट हमारे पास आएगा कि इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन holds good। यानी कि वो एक फ्रेम रेफरेंस जो न्यूटन्स के सभी लॉज को, न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं हमारे पास, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन, इन तीनों लॉज को जो फॉलो करता है दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो गाइस अगर मैं इसी की जगह दूसरा बात करता हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो यहां पर बात की जाएगी किसकी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या होता है हमारे पास, नॉन इनर्शियल को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनर्शियल को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखते रहना एक बार। तो नॉन इनर्शियल क्या होता है हमारे पास की, इन विच इसमें भी लिख सकते हैं इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, यहां पर था in this frame of reference Newton's law of motion holds good, और यहां पर लगा in this frame of reference Newton's law of motion, Newton's law of motion does not hold good। यानी कि इसके अंदर वो चीज होगा कि ये न्यूटन्स के 3 लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो गाइस पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो इसके अंदर आप लोग एक चीज याद रखना, क्या, अ नॉन एक्सेलरेटेड, अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as what, inertial frame of reference। यानी कि जहां पर एक्सेलरेशन आपका कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड वैल्यू बोली, यानी a will equals to 0, इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, a is equals to 0 की अगर ये कंडीशन है तो वो भी क्या होगी आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आएगी। सेकंड पॉइंट अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेटेड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as what, non inertial frame of reference। यानी कि यहां पर a will does not equals to 0। अगर ये कंडीशन आपके पास आती है, so this condition will be follow in non inertial frame of reference हमारे पास में। थर्ड लॉ आता है हमारे पास क्या, कि थर्ड लॉ के अंदर इसमें स्पेस है क्या, नीचे भी बिल्कुल भी नहीं है ना, इसके अंदर है ना स्पेस। तो इसके अंदर मैं बात करता होगा थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ इसमें क्या आता है हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस गाइस वो होता है जहां पर या तो किसी भी पार्टिकल की कंडीशन जो होगी वो या तो रेस्ट पर होगा या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा। यानी कि यहां पर बात कर सकते हैं आप लोग इन विच रिएक्शन या इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इट कमिंग और नॉट, इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और कांस्टेंट और मूविंग यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, with a constant velocity। यानी कि यहां पर या तो वो रेस्ट पर होगा या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो वो आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। और यहीं पर अगर मैं बात करता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट वेरिएबल या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ कह सकते हैं, यानी कि इट शुड बी द वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी पार्टिकल होगा वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ वहां पर मूव करता नजर आएगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरियस, यानी कि इसी का मैं थर्ड पॉइंट यहां पर लिख देता हूं आपके लिए और इसको डार्क कलर स्केल से लिख दे रहा हूं। क्या होगा, इट शुड बी द थर्ड पॉइंट। एक बार देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, यार आ रहा है,
इसमें क्या रहेगा, मोशन विद यहां पर आ रहा है वेरिएबल, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटीज। क्लियर है, नोटिस हो रहा है अभी? तो गाइस आप लोगों को भी दिखने में आ रहा होगा ये चीज। लास्ट पॉइंट था इसलिए मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने यहीं पे लिख दिया, यानी कि इसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट होगा। इसके पास क्या होता था, रेस्ट होता था और मूविंग पार्टिकल क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, जबकि इसके पास वेरिएबल वेलोसिटीज हो सकते हैं और वो रेस्ट पर नहीं होगा। दैट्स इट ऑल, दीस आर ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया गाइस, तो सेकंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सेकंड वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द थ्री लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसमें बहुत अच्छे आपको एग्जांपल्स दूंगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आ गया होगा गाइस। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। इसकी वजह से मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह डेरिवेट किया हुआ है। आप लोग एक बार देखना कि इसको जो डिफाइन किया हुआ है वो आपको आया या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना कि हैव यू गॉट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको लाइफ में भी यूजुअली, डेली लाइफ के लिए भी मैंने बताया था, और फिजिक्स के अंदर कैसे यूज करते हैं इसका हम लोगों को वो भी बताया था आप लोगों को। जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर 12 दे आर प्लानिंग फॉर द बीएससीज, तो वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि क्लास के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे या तो फिर वहां पर आप लोगों से पूछा जाता है किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टीचर होगा, एक अच्छे टीचर की निशानी ये होती है कि वो शुरुआत में सबसे पहले बच्चों से पूछता है कि वो लोग कितना जानते हैं। और एक अच्छा बच्चा वो होता है जो हमेशा क्लास में जाने से पहले उस चीज को प्रिपेयर करके जाए कि आज मेरा टीचर क्या पता अगर मुझे ये स्टार्ट करना पड़े तो फिर ये चीज वो जरूर पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है तो सभी लोगों को आना चाहिए, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जरूरी है कि आपको डेफिनेशन तो चलो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात की जाती है। और सर यहाँ पर किसी भी चीज को हम लोग उनके प्लेस को एग्जिस्ट करने के लिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा घर कहां पर है, मेरा घर पीपल के पेड़ के नजदीक है या मंदिर के पास पर है। और अगर मैं पी पॉइंट या एम पॉइंट की बात करता था तो वो एक्स एक्सेस से 2, 3, 4, वाई और जेड से इतनी डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेट पर था। तो इस टाइप की कंडीशंस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके चलते हैं। ये दो तरीके के होते थे हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता था कि ये न्यूटन के लॉ को होल्ड करता था, और नॉन इनर्शियल वाला न्यूटन के लॉ को होल्ड नहीं करता। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, नॉन एक्सेलरेटेड होता था हमारे पास में जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि ये एक्सेलरेटेड होता था। और ये वाला क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट पर भी हो सकता था, बट ये वेरिएबल कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ होता था हमारे पास, कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी ऑलवेज हेल्प यू गाइस।